हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मोशन इन अ प्लेन को कंटिन्यू करें। पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि आप 2D में जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को किस तरीके से तोड़ते हैं, किस तरीके से स्प्लिट करते हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि अगर हम 3D में एक वेक्टर को स्प्लिट करें तो किस तरीके से होता है। इसी टॉपिक को आज हमने कंटिन्यू करना है। तो मैंने आपसे कहा था कि मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है ए, इसको हम जो है 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ते हैं, ए एक्स, ए वाई और ए जेड। ठीक है, इन 3 कंपोनेंट में से हम तोड़ते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि ए एक्स जो है वो ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। ये मान लेते हैं कि ए जेड गामा बना रहा है और ए वाई बीटा एंगल बना रहा है। अब हमें क्या करना है, इसमें फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, कि 3D के केस में आपके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है उनका सम क्या होगा। ठीक है, तो आप किस तरीके से उसमें कॉस कंपोनेंट में से दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि आप थ्योरी लिख सकते हैं। ठीक है, थ्योरी लिखेंगे सबसे पहले। अब हम लेंगे ट्राइंगल ओ आर टी। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल देख लेते हैं, ओ आर टी। ठीक, ये ट्राइंगल लेंगे तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ आर टी। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम देखें ये और ये वाला जो वेक्टर, यानी ये दोनों जो वेक्टर हैं, ठीक है, इसमें हम ट्राइंगल लॉ लगाएंगे और ये दोनों जो वेक्टर है इनका रिजल्टेंट आपका ए होगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे ओ टी, ओ टी प्लस टी आर इक्वल्स टू ओ आर। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला आपका पैरेललोग्राम लेना है और इसमें आप पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे। कौन सा, ओ जेड एस टी टी पी और ये पी ओ, मतलब ये वाला आपको लगाना है और उसमें आप पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, ओ टी बराबर हो जाएगा ओ एस प्लस ओपी। ओ एस प्लस ओपी के। ठीक है, तो आप लिखेंगे अप्लाइंग पैरेललोग्राम लॉ इन ओ एस टी पी। ठीक, तो यहाँ पे आएगा आपका ओ टी बराबर हो जाएगा ओ एस प्लस ओपी। ओ टी बराबर ओ एस प्लस ओपी। ठीक, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ठीक, तो ये आपका यहाँ पैरेललोग्राम लॉ से आ जाएगा। ठीक, अब आप क्या करेंगे, आप इस वैल्यू को यहाँ पे रख, ठीक है, इस वैल्यू को यानी ओटी की वैल्यू को आपको यहाँ पे रखना है। ओटी क्या है आपका, ओटी ये है, इसकी वैल्यू आप पहले इक्वेशन में रख दें। तो आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 in 1, यानी समीकरण 2 को 1 में रखने पर। ठीक, अब हम वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा,
ओटी की जगह आप लिखेंगे ओएस प्लस ओपी प्लस टीआर बराबर ओआर। ठीक, तो ये आप इस तरीके से लिख देंगे। ओएस की बात की जाए तो एजेड है, ठीक है। ओएस कितना है आपका, एजेड है। ओपी कितना है, ओपी आपका एएक्स है। और टीआर, टीआर, ठीक है, टीआर की वैल्यू आपको बतानी है। अब ये जो टीआर है ये पैरेलल है किसके, क्यूओ के, और क्यूओ क्या है, ए वाई है, तो ये भी आपका ए वाई ही होगा। तो इसके जगह आप क्यूओ लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे एज आर टी इक्वल्स टू क्यूओ, यानी जो आर टी है वो क्यूओ के बराबर है। लिखेंगे आप आर टी जो है क्यूओ के बराबर है, ठीक है। तो आप वैल्यू रख देंगे ओएस प्लस ओपी प्लस ओ क्यू इक्वल्स टू ओ आर, ठीक है। नोट करिए इसे, ठीक है। अब आपने ये लिख दिया है, इसे आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अब हम इन सबकी वैल्यू रख देंगे। क्या क्या वैल्यू है आपका, है ओपी बराबर ए एक्स, लिखेंगे आप। वेक्टर ओपी क्या है, ए एक्स के बराबर है, स्मॉल ए होगा, ठीक है। इसके बाद ओएस जो है ए जेड के बराबर है, तो ओएस ए जेड के बराबर है। ओ आर वेक्टर ए है और ओ क्यू ए वाई, ओ आर वेक्टर ए है और ओ क्यू ए वाई, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हैं। अब इन वैल्यू को आपको तीसरी इक्वेशन में रखना है, ठीक है। ओएस कितना है, ए जेड, लिखेंगे आप ओएस की जगह ए जेड, ओपी की जगह ए एक्स, ओ क्यू की जगह ए वाई, और ओ आर की जगह वेक्टर ए, ठीक। तो इसे आप लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए, से नोट करेंगे। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, ये वेक्टर है, आप इसे और किस तरीके से लिखते हैं। आप जानते हैं कि अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है, मान लीजिए पी वेक्टर है, इसे आप लिख सकते हैं पी, पी कैप, जो ये है आपका यूनिट वेक्टर है, दिशा दर्शाता है, और ये मैग्नीट्यूड। इसी तरीके से ए एक्स, ए वाई और ए जेड जो है ये एक्स वाई और जेड एक्सिस पे आपके जो है वेक्टर्स है। तो इनको आप कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं आपको पता है, क्या लिखते हैं आप लिखते हैं ए एक्स को ए एक्स आई का कैप, ए वाई को और ए जेड को ए जेड के का वैल्यूज रखेंगे। तो ए बराबर आ जाएगा ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड, तो ये आपका वेक्टर ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नोट करेंगे इसे। अब हम चलते हैं मैग्नीट्यूड की ओर, यानी अब हम परिमाण की बात करेंगे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड की यहाँ पे हम बात करेंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम ट्राइंगल लेते हैं आर टी ओ, ठीक, आर टी ओ, और यहाँ पे हमारा जो ओ आर होगा इसका जो स्क्वायर होगा वो ओ टी प्लस आर टी होगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों होगा, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये जो है इसके जो है पैरेलल है, और ये जो है इस
इस सरफेस में, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो आपका 90 डिग्री का होगा। ठीक, 90 डिग्री का होगा यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा, तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ आर टी, ओ आर का स्क्वायर बराबर होता है आर टी प्लस ओ टी का स्क्वायर। ओ आर का स्क्वायर बराबर होता है ओ टी का स्क्वायर प्लस आर टी का स्क्वायर। ओ टी का स्क्वायर प्लस आर टी का। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम ओ आर के बारे में देखें तो ओ आर आपका ए है, आर टी आपका क्या है, ये दोनों आपके बराबर होंगे तो ये आपका ए वाई हो जाएगा, और यहाँ पे ये आपका इस तरीके से। ठीक, अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, हम क्या करेंगे यहाँ पे जैसे कि अभी हमने करा पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे। ठीक है, तो वहां से हम जानते हैं पैरेललोग्राम लॉ से कि जो ओ टी है वो होगा ओ एस प्लस ओपी। ओ टी इक्वल्स टू ओ एस प्लस ओपी। ठीक, अब यहाँ पे भी ये है और ये जो है आपस में परपेंडिकुलर है और ये इसके बराबर है। अगर हम इस ट्राइंगल को देखें तो ये वाला जो है ये इसके बराबर होगा। ठीक, और इनके उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है और ये हाइपोटेन्यूज बन रहा है, तो आप इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपका पैरेललोग्राम लॉ से तो ये आएगा, लेकिन जब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा आपका ओ टी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एस का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ओपी की जगह ओएस की जगह आप लिख सकते हैं पीटी, पीटी लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जैसे हमने पहले तो पैरेललोग्राम लॉ लगाया था, उससे हमने क्या किया, आपका फॉर्मूला डिराइव किया। ठीक है, हमने देखा कि अगर हम बात करें ए एक्स ए वाई ए जेड की, तो उस कंडीशन में मतलब उसके अनुसार ए की वैल्यू क्या होगी, ये हमने देखा वेक्टर फॉर्म में। अब जब हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो हमने पहले ओ आर टी लिया, तो यहाँ पे आपका क्या लग गया, पाइथागोरस थ्योरम लग गया, क्या मैग्नीट्यूड लगा रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें ओटी की वैल्यू निकालें तो पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगी पीटी का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर। ठीक है, और ये किस में है, ये आपका है ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ओ पी टी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ पी टी, ये आपका आ जाएगा। अब ओ टी स्क्वायर ऐसे ही रख लीजिए, जो आपका पीटी है, पीटी जो है इसके पैरेलल है तो ये दोनों बराबर होंगे, यानी ए जेड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप ओ एस लिख सकते हैं इसकी जगह प्लस ओपी का। ठीक, अब आप इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए। ठीक, तो ये इक्वेशन हो गई आपकी 5 और ये है 6, तो 6 को 5 में रखने पर समीकरण 6 को 5 में रखने पर, इसको हम यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा आपका ओ आर का स्क्वायर बराबर ओ एस स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर। ठीक है, ओटी की जगह ओ एस का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर, ओ एस का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर प्लस आर टी का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू रखेंगे आप। अब यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे आपके पास आर टी है। ठीक है, आर टी जो है ओ क्यू के पैरेलल है। ठीक है, और ये आपके ए वाई को ही रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो है, तो यहाँ पे आप ओ क्यू लिख सकते हैं, तो उसकी जगह भी आप ओ क्यू लिखेंगे। ठीक है, ओ क्यू। और क्या पता है आपको, आर टी बराबर है ओ क्यू के, वैल्यू रख देंगे ओ आर का स्क्वायर बराबर ओ एस का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का वैल्यू रख देंगे। ओ आर का स्क्वायर हो गया आपका ए, यानी ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए का मैग्नीट्यूड, ए का स्क्वायर बराबर ये है आपका ओ एस। ओ एस कितना है आपका, ओ एस की वैल्यू देखिए ओ एस ए जेड, और ये है आपका ओ क्यू ए वाई ए जेड ए वाई। ठीक है, और ये भी आपका स्क्वायर में है। अब ए यानी यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये हो जाएगा अंडर द रूट ए
पहले से शफल कर, ए स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। तो ए हो जाएगा अंडर द रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का। तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका ए का मैग्नीट्यूड आ गया है। इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट आप फॉर्मूले को लगा के यहाँ पे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन की, यानी यहाँ पे हम कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यू। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस अल्फा। ये आपका अल्फा एंगल है, ये है 90 डिग्री। ठीक है, तो कॉस अल्फा ये होगा बराबर OT अपॉन OR के, क्योंकि आप जानते हैं कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है आपका OT अपॉन OR के, OT अपॉन OR। अब यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे तो ट्राइंगल आपका यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। ये है आपका, तो यहाँ पे हमें अल्फा निकालना है। अल्फा एंगल किसका है, एक्स एक्सिस का, यानी ए एक्स का ए के साथ। तो यानी हम यहाँ पे ट्राइंगल लेंगे ये वाला, या ये आप लेंगे, चलो ये वाला हम ले लेते हैं, ये वाला, सिर्फ ये वाला, यानी एक्स और वाई लेते हैं और ये हमारा क्या है रिजल्टेंट। अब इस केस में जैसे कि आप जानते हैं ए एक्स यहाँ पे अल्फा क्या है, ये जो आर है, आर का एंगल किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। और आपको पता है हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में जब हम 2D में बात कर रहे थे, तो जैसे कि आपने जो है पिछले लेक्चर में या जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि अगर कोई एंगल, ठीक है, आपका वेक्टर कोई एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, ठीक है, ये वेक्टर है, ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो इस केस में कॉस अल्फा जो होगा, ठीक है, कॉस अल्फा, या अगर हम कहें AX जो है वो आपका क्या होगा, AX हो जाएगा A cos अल्फा। इसी तरीके से अगर हम बात करें A की, ये Y एक्सिस के साथ AY, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, एंगल क्या है बीटा, तो A cos बीटा। और इसी तरीके से Z एक्सिस के साथ AZ है, तो और एंगल क्या है गामा, तो A cos गामा। ठीक है, तो ये आपका AX AY और AZ की वैल्यू आ जाएगी कॉस के केस में। ठीक है, यानी आप जो है कॉस में AX AY AZ को इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो टॉपिक है हमने अभी देखा कि किस तरीके से 3D में हम जो है कॉस कंपोनेंट्स को लिख सकते हैं या AX AY AZ को कॉस में दर्शाते हैं। तो ये जो टॉपिक है इसको हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। बच्चों इस टॉपिक को इसके साथ हम कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों जितना जो आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस